हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी हिंदी की 6th क्लास है। हिंदी में हमने अभी तक संज्ञा, सर्वनाम और वर्णमाला को पढ़ा था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। चलिए क्रिया को समझते हैं। क्रिया वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए क्रिया कहलाएगा। क्रिया साधारण शब्दों में किसी के द्वारा किया हुआ कार्य है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाता है। कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्रिया कहलाएगा। कर्ता द्वारा किया हुआ कार्य क्रिया कहलाएगा। तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का बोध हो वो उन्हें हम क्रिया कहेंगे। क्रिया का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं और धातुओं से ही ना जुड़कर बनती है क्रिया। तो क्रिया का मूल रूप है धातु। तो धातु के अंत में ना जोड़ने से जो शब्द बनते हैं उन्हें हम क्रिया कहेंगे। जैसे देख लेते हैं, तो मूल धातु प्लस ना, इससे बन गया क्रिया शब्द। जैसे पढ़, पढ़ मूल धातु है, इसमें ना जोड़ दें तो हो जाएगा पढ़ना। लिख धातु है, लिख में ना जोड़ दें तो लिखना क्रिया बन जाएगी आपकी। ऐसे ही खाना, जा से जाना, चल से चलना, तो ये आपकी मूल धातु से क्रिया बन गई। दौड़ से दौड़ना, इसी तरह अन्य क्रियाएं बनती हैं। परंतु एक बात याद रखना आप कि जिसमें लास्ट ऐसे शब्द आ जाएं जिनमें लास्ट में ना हो, उनको क्रिया मत समझ लेना। तो प्रत्येक शब्द जिसके अंत में ना पाया जाए वो क्रिया नहीं हो सकती है, वो क्रिया नहीं बनती। अब हम क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। कभी भी परीक्षा में आए क्रिया के कितने भेद हैं तो आप टिक लगाएंगे। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो ये कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए सकर्मक क्रिया को समझ लेते हैं। सा माने साथ और कर्मक कर्म। तो जिन क्रियाओं में कर्म साथ हो उन्हें सकर्मक क्रिया कहेंगे और जिनमें कर्म साथ ना हो उन्हें अकर्मक क्रिया कहेंगे। तो जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म होता है सकर्मक क्रिया कहलाती हैं, या आ सकता है, जरूरी नहीं है कर्म आपको दिख रहा हो, इस सेंटेंस में कर्म लिखा हुआ हो, कर्म छुपा होता है तभी वो सकर्मक क्रिया होगी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, इसको हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे ये उदाहरण लिखा हुआ है, कंजिका चित्र बनाती है, तो हम क्या का प्रश्न करेंगे इसमें? कंजिका क्या बनाती है? तो चित्र बनाती है। क्या का आंसर आ जाए तो वही सकर्मक क्रिया होगी। तो सकर्मक 2 शब्दों से बना है, सा प्लस कर्म, यानी जिसके साथ कर्म हो, कर्म के साथ, इसका अर्थ होगा कर्म के साथ। तो जो जिनमें कर्म हो सकर्मक क्रिया। और पहचानेंगे कैसे? इनमें क्या से जवाब आ जाए। जैसे राधा पढ़ती है, हमने प्रश्न किया क्या, राधा क्या पढ़ती है, तो कुछ तो पढ़ रही होगी, कविता पढ़ती है, कहानी पढ़ती है। इस तरह आंसर आ जाए तो वो सकर्मक क्रिया है। आपको उत्तर में कर्म का बोध हो तो वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। तो क्या से जब जवाब मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। चलिए अकर्मक क्रिया को समझते हैं। जिन क्रियाओं के साथ उनका कर्म नहीं होता, ये 2 शब्दों से बना है, आ माने नहीं और कर्म। तो जिसमें कर्म नहीं हो वो अकर्मक क्रिया है। कैसे समझेंगे इसको? कड़िका हंसती है, तो हम प्रश्न करेंगे क्या हंसती है, तो क्या का उत्तर नहीं आया तो यह अकर्मक क्रिया है। कुछ क्रियाएं प्राय अकर्मक रूप में पाई जाती हैं, जैसे जागना, हंसना, रोना, सोना, चमकना, घटना, बढ़ना, डांटना, मारना या मरना, ठहरना, बैठना, होना, ये सभी कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। इनमें कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं छुपा होता। अब इन्हें पहचानेंगे कैसे?
अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? जैसे हमने उदाहरण लिखा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। तो हमने प्रश्न किया, तो इसमें कर्ता और क्रिया कौन सी है? कर्ता है पक्षी और क्रिया है आपकी उड़ना। पक्षी उड़ते हैं। अब हमने प्रश्न किया क्या उड़ते हैं, तो इसका उत्तर नहीं आया। तो कैसी ये क्रिया है? उड़ना कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, कर्म नहीं है इसमें। अब आकाश को कर्म मत समझ लेना, इसका कर्म नहीं होगा इसमें, उड़ना अकर्मक क्रिया है। सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान कैसे करेंगे? अभी मैंने आपको बताया, क्रिया पर प्रश्न किया जाए क्या, यदि कुछ उत्तर आ जाए तो क्रिया सकर्मक होगी, यदि उत्तर ना आए तो क्रिया अकर्मक होगी। चलिए यहाँ से समझ लेते हैं, कुछ उदाहरण हम लेते हैं, उनमें आप पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। एक हमने लिया, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। अब आप प्रश्न करेंगे क्या गिरते हैं, तो आप कहोगे आंसर दोगे पत्ते गिरते हैं, लेकिन इस तरह आंसर नहीं करना है आपको। पहले तो हम इस सेंटेंस में ढूंढेंगे कि हमारा कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है और क्रिया कौन सी है। तो प्रश्न सेंटेंस के शुरुआत में वृक्ष लिखा हुआ है, वाक्य के शुरुआत में क्या लिखा है? वृक्ष। तो इसको ही हम क्रिया कर्ता समझ लेते हैं, लेकिन ये कर्ता नहीं होगा, ये कर्ता नहीं है। पत्ते कर्ता किसे कहेंगे? जो कार्य करेगा। कर्ता की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके द्वारा किया कार्य हो। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो काम कौन कर रहा है इसमें? कौन गिर रहा है? पत्ते। तो आपका पत्ता क्या है? कर्ता है। और वृक्ष ये आपका अलग है। तो पत्ते गिरते हैं, प्रश्न करेंगे क्या का उत्तर आएगा आपका कि नहीं। पत्ते गिरते हैं, क्या गिरते हैं? आप कहोगे पत्ते गिरते नहीं, पत्ते गिरते हैं, क्या गिरते हैं? तो नहीं आएगा इसका उत्तर। तो ये अकर्मक क्रिया है, गिरना एक अकर्मक क्रिया है। ये कर्ता है और ये क्रिया है। पत्ते कर्ता है, इसको कर्म मत समझ लेना कि क्या का उत्तर हमने कह दिया पत्ते। तो पत्ते कर्ता शब्द है और गिरना क्रिया है। इसी तरह अन्य उदाहरण बनाएंगे। राम बाजार जा रहा है, वह फूल तोड़ती है या तोड़ता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है, मैं खुशी से नाचता हूँ। अब इनमें आप सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं छांटेंगे। राम बाजार जा रहा है, तो राम करता है और जा रहा है क्रिया है। राम क्या जा रहा है, इसका उत्तर नहीं आया, तो ये कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया। कर्ता और क्रिया का ध्यान रखेंगे। कर्ता आपका राम है और क्रिया, और इन्हीं के बीच आप प्रश्न करेंगे। अगर उत्तर आ जाए क्या का, तो सकर्मक क्रिया है, उत्तर नहीं आए तो वह अकर्मक क्रिया है। वह फूल तोड़ता है, वह इसमें करता है और तोड़ना क्रिया है। तो वह क्या तोड़ता है? तो फूल तोड़ता है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसका कर्म है, तो ये सकर्मक क्रिया होगी आपकी, सकर्मक क्रिया।
इसी तरह ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर क्या चला रहा है? गाड़ी। तो ये भी कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। मैं खुशी से नाचता हूं, तो मैं आपका करता हुआ, और नाचता, नाचना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो मैं क्या नाचता हूं, तो क्या का आंसर नहीं आया, तो आपकी ये अकर्मक क्रिया हुई, अकर्मक क्रिया। तो आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया आसानी से पहचान लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ये आ जाती हैं। द्विकर्मक क्रिया कौन सी है? ये ज़्यादा पूछी जाती है, तो साधारण से एक कर्मक तो हम सीधे ही समझ लेंगे। एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो वो एक कर्मक क्रिया है। एक कर्मक सकर्मक क्रिया, पूरा नाम इसका होगा एक कर्मक सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का ही भेद है। तो जैसे हमने लिखा वह सेब खाता है, सेब खाता है, तो इसमें एक कर्म है सेब, तो ये एक कर्मक क्रिया हुई। ऐसे ही सीता पानी पीती है, तो इसमें कर्म कितना? एक। आपका कर्म एक है, इसमें पीना क्रिया है, सीता करता है, तो एक कर्म मिला तो एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया को समझ लेते हैं। वह क्रिया जिसके साथ वाक्य में दो कर्म आए द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे, दो कर्म मिलेंगे आपको वाक्य में। माँ बालक को दूध पिलाती है, तो ये बालक और दूध आपका कर्म हो गया, दो कर्म मिल गए, तो ये द्विकर्मक क्रिया हुई आपकी। तो इसमें आप प्रधान कर्म और गौड़ कर्म, दो कर्म दिखाए गए हैं, प्रधान कर्म और गौड़ कर्म। इनको कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रधान कर्म है कौन सा गौड़ कर्म है? तो जो सजीव है वो गौड़ कर्म होता है। सजीव बालक कैसा है? सजीव, तो ये गौड़ कर्म है। प्रधान कर्म निर्जीव वस्तु, इसमें जान नहीं हो, वो आपका प्रधान कर्म हुआ। ऐसे ही और ले लेते हैं, जैसे मोहन गाय से दूध दूहता है, तो गाय और दूध दो आपके कर्म हो गए। इनमें प्रधान कर्म कौन सा होगा? दूध, ये निर्जीव है, तो ये प्रधान कर्म हुआ आपका। और गाय सजीव, ये गौड़ कर्म हुआ। इस तरह आप द्विकर्मक क्रिया को समझ गए होंगे। एक और उदाहरण देखते हैं। दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, इसमें कर्म छांटेंगे आप, तो दुकानदार ने ग्राहक को पुस्तक दी, देना क्या है? क्रिया, और ग्राहक और पुस्तक ये दो कर्म हो गए। तो गौड़ और प्रधान कर्म आप पहचान लेंगे। पुस्तक प्रधान कर्म है और गौड़ कर्म है ग्राहक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिया के अन्य भेद हैं। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद: संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। इनको हम विस्तार से समझेंगे। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो पहली है आपकी संयुक्त क्रिया। अभी हमने द्विकर्मक क्रिया पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे संयुक्त क्रिया। इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। संयुक्त क्रिया यानी कि यहाँ पर दो क्रियाएं होंगी, वहां पर दो कर्म थे। द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म थे, तो वह क्रिया जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है संयुक्त क्रिया कहलाती है। तो जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद आए, जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद आए वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं। रमड़ी सो चुकी, तो सोना और चुकना ये दो क्रियाएं हो गई। राधा रोने लगी, तो इसमें रोना और लगना
ये दो क्रियाएं हुई। वह घर पहुंच गया, पहुंचना और गया दो क्रियाएं हुई, दो क्रियाएं हुई इसकी, पहुंचना और गया। तो इस तरह दो क्रियाएं जुड़ी हुई हैं, तो इसलिए इन्हें संयुक्त क्रिया कहेंगे। अन्य उदाहरण देख लेते हैं। प्रिया हिंदी बोल सकती है, प्रिया हिंदी बोल सकती है, बोल सकती है। बोलना और सकना दो क्रियाएं हो गई इसमें, बोलना और सकना। इस तरह आपकी बन गई संयुक्त क्रिया। तुम पढ़ने लगे हो, वाक्य लिखा तुम पढ़ने लगे हो, तो इसमें आपकी दो क्रियाएं होंगी, पढ़ना और लगा। चलिए अगली क्रिया समझते हैं, नाम बोधक क्रिया। इसके नाम में ही आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। नाम बोधक क्रिया यानी कि नाम का बोध हो जिन क्रियाओं से, संज्ञा आदि के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे भस्म करना, दुखी होना, निराश होना, तो भस्म करना, भस्म एक संज्ञा शब्द है। दुखी होना, निराश होना, जैसे लाठी, लाठी शब्द अगर हम लें लाठी और लाठी से करते हैं लठियाना, तो ये नाम बोधक क्रिया होगी। हाथ, हाथ से बना दें हम हथियाना, तो ये नाम बोधक क्रिया हो गई। नाम बोधक क्रिया संयुक्त क्रिया नहीं है। संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के योग से बनती है, जबकि नाम बोधक क्रिया संज्ञा या विशेषण के योग से बनती है। तो आप समझ गए होंगे, संज्ञा विशेषण से बने इन शब्दों से बने तो आपकी नाम बोधक क्रिया होगी। अगली है पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त हो जाता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो इसमें हम समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया में जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाए, दूसरा कार्य होना प्रारंभ हो जाए या दूसरा कार्य होना पाया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे उसने पढ़कर भोजन किया, यानी एक क्रिया खत्म होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। उसने पढ़कर भोजन किया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्व माने पहले, तो पहले भी क्रिया हो। तो राम भोजन करके सो गया, तो भोजन करना करके फिर सो गया, तो एक क्रिया समाप्ति के बाद तुरंत दूसरी क्रिया स्टार्ट हो गई। ऐसे ही निशा खेलकर सो गई, तो खेलकर फिर सो गई, तो ये दो क्रियाएं हो गई। मोहन अभी सोकर उठा है, सोकर उठा है, तो सोकर और उठना दो क्रियाएं हुई। ये पूर्वकालिक यानी कि पहले, तो ये पूर्वकालिक क्रिया इसमें कौन सी होगी? खेलकर, सोकर, पढ़कर, भोजन कर कर, ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं होंगी। जहाँ एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाए तो उससे जो क्रिया बनेगी वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। तो खेल कर, सो कर, पढ़ कर, ये क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। फिर आती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। तो नाम से ही बोध हो रहा है किसी की प्रेरणा से क्रिया हो, कोई दूसरा कार्य करवाए, जब दूसरा कोई कार्य करने के लिए प्रवृत्त करे तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जिन क्रियाओं से यह ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके अन्य किसी की प्रेरणा पर कार्य कर रहा है, तो वहां प्रेरणार्थक क्रियाएं होंगी। जैसे अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाई, तो पढ़वाई जो शब्द है वो प्रेरणार्थक क्रिया है। कुछ अन्य प्रेरणार्थक क्रियाएं आपकी हैं, उठवाना, कटवाना, मरवाना, मिलवाना, रखवाना, लिखवाना। ऐसे ही लिखें, रोहन ने सोहन से पत्र लिखवाया,
तो लिखवाया। किसी ने दूसरे से क्रिया करवाई तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया है। इस तरह आप समझ जाएंगे। जैसे दादी ने श्याम से सब्जी मंगवाई। तो मंगवाना, लिखवाना, ये सब शब्द होंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो किसी की प्रेरणा पर जब क्रिया हो तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अगली अन्य क्रियाएं भी है। सहायक क्रिया, तो जो क्रिया मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है, सहायक क्रिया कहलाती है। इंग्लिश में इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जब आप टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो है, था, ये सहायक क्रियाएं हैं। अगली है क्रियार्थक संज्ञा। इसको आप सही से समझ लीजिए। क्रियार्थक संज्ञा किसे कहेंगे? जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो, तो जब क्रिया संज्ञा की तरह कार्य करे तो वहां क्रियार्थक संज्ञा होगी। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। तो टहलना शब्द एक क्रिया है, लेकिन ये संज्ञा की तरह कार्य कर रही है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा होगी। ऐसे ही हम लिख दें, दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दौड़ना एक क्रिया है, लेकिन वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रही है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी। दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इस तरह आपका क्रिया का टॉपिक समाप्त होता है और आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।